हेलो एवरीवन। तो केन्स टेक्नोलॉजी पे आज हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन हुआ आज कंपनी का। एंड जो सरप्राइज इन्होंने कल रिजल्ट में दिया था, आई वुड से उससे बड़ा सरप्राइज इन्होंने आज कॉन कॉल के अंदर दिया है। और आपको वो स्टॉक प्राइस एक्शन के अंदर भी दिखेगा। जब मार्केट ओपन हुई थी तो वो सुबह तो आई थिंक 6-7% का करेक्शन था स्टॉक में। एंड फिर जैसे जैसे इनका कॉन कॉल स्टार्ट हुआ, आगे मैनेजमेंट ने और क्लैरिटी दी, तो एक्चुअली जो बंद हुआ स्टॉक वो 2-3% ऊपर बंद हुआ है। तो उस तरीके का कॉन कॉल रहा है। अब क्या है, मतलब गाइडेंस तो कट किया इन्होंने बिल्कुल, लेकिन उसके साथ में और क्या चीजें बोली हैं, ओवरऑल कैसा पिक्चर बनता है केन्स टेक्नोलॉजी का, इस पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसी पे बात करते हैं कि जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, जो इन्होंने कमिटमेंट दिया था Q3 Q4 के लिए, उसके कंपैरिजन में Q3 में इतना कम ग्रोथ हमको क्यों देखने को मिला, ये 22% का सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ क्यों आया। तो इस कंपनी की जो फाउंडर है ना, रमेश कुनिकरन जी, उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क में इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जो ईएमएस बिजनेस में हम जो एग्जीक्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो हमने प्रॉमिस किया था मार्केट को, इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ मंथ्स में, वो हम एग्जीक्यूशन हमारा सही नहीं रहा है। एंड एक्चुअली ये कोटक ने भी अपनी रिपोर्ट में बोला था, वो जो दिसंबर मंथ में उनकी रिपोर्ट आई थी, कि ईएमएस जो बिजनेस है, ईएमएस जो इंडस्ट्री है, इसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन इन कंपनी से उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा। तो माइट बी केन्स टेक्नोलॉजी अपने फुल ईयर गाइडेंस को मिस करते। तो वो चीज इन्होंने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में मतलब वो एक्सेप्ट करी। देन इनका कहना है कि 3 पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है वो स्लो हुआ Q3 के अंदर। सबसे पहला रीजन इनका कहना है कि क्योंकि ये हमारा मतलब ऑर्डर बुक बेस्ड बिजनेस है, तो पूरी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर नहीं होती। हमारे हाथ में हमारा एग्जीक्यूशन होता है, जो ऑर्डर हमें मिला है। लेकिन हम जिन कंपनी से डील करते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो काफी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज से हैं, जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, इन सारी इंडस्ट्रीज से वो बिलोंग करते हैं, रेलवेज इंडस्ट्री से आते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, हमारे क्लाइंट्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो थोड़े से डिले हो जाते हैं। तो इस क्वार्टर में एक रीजन तो वो था कि जो ऑर्डर हमको मिला था हमने तो टाइम पे एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन कुछ उनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो डिले हो गए। दूसरा रीजन इसी में था कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो इनके क्लाइंट के पेंडिंग थे अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट से, और अप्रूवल नहीं आया गवर्नमेंट से, तो उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत ऑर्डर बुक डिले हो गए। तीसरा कंपनी का कहना है कि जो रेलवे का कवच प्रोग्राम है, उसके अंदर हमारा मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो हमने सप्लाई करना था, उसका डिजाइन अप्रूवल वगैरह सब कुछ था हमारे पास में, मतलब गवर्नमेंट से अप्रूवल आ चुका था, प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी था सप्लाई करने के लिए। लेकिन इन्होंने खुद से उसको ना डिले कर दिया। डिले क्यों किया? कंपनी का कहना है कि ये जो कवच प्रोग्राम में और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे पीयर्स इसमें काम कर रहे हैं, हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने जो डिजाइन का क्राइटेरिया है ना, उसको काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स के जो डिजाइन है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। हमारा डिजाइन अप्रूव हो चुका था, लेकिन हमारे जो कॉम्पिटिटर्स के डिजाइन है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो वहां पे हमने देखा कि अगर इस डिजाइन पे हम दोबारा से मतलब एक बार इसका रिवीजन करें, इसको और इंप्रूव करने की कोशिश करें। एक तो होता है कि आपने प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, उसके बाद आप उसमें अपग्रेड करते जा रहे हो, उसका मेंटेनेंस पूरा कर रहे हो। लेकिन कंपनी का कहना है कि जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल रेगुलेशन इसमें थोड़े से स्ट्रिक्ट किए हैं, कुछ जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके डिजाइन रिजेक्ट होते जा रहे हैं, तो हमने रीडिजाइनिंग पे फोकस किया, रिवीजन पे फोकस किया। और मतलब हमने ये प्रेफर किया कि ऑर्डर थोड़ा सा डिले हो जाए, रेवेन्यू थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, लेकिन अगर हम प्रॉपर इसको इंप्रूवमेंट के साथ में इंप्लीमेंट करेंगे, गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे, तो वहां पे सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास में होगा मार्केट शेयर गेन का। जैसे हमने लास्ट ईयर पे डिस्कस किया था, जब इनको ये ऑर्डर मिलना स्टार्ट हुआ था, तब इन्होंने प्रोजेक्शन दिया था कि कवच प्रोग्राम में ना कंपनी लगभग 15% का मार्केट शेयर बना लेगी जैसे जैसे इनका ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो कंपनी कह रही है अब जब हम ये डिजाइन पे रिवीजन कर रहे हैं, दोबारा से काम कर रहे हैं, और इसको इसको फिर ठीक करके और अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ में हम सप्लाई करेंगे, तब हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मोर देन 15% का मार्केट शेयर इसमें बना सकते हैं। एक लॉन्गर टर्म रेवेन्यू भी हमको ये देगा, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके तो ऑर्डर्स रिजेक्ट होते जा रहे हैं ना, तो उनका तो मार्केट शेयर और चला मतलब कम होता जाएगा। हम अच्छे डिजाइन के साथ में और एंटर करेंगे, चाहे 1-2 महीने लेट, तो हमारा मतलब वहां पे मार्केट शेयर और अच्छा बन जाएगा। तो ये 2-3 रीजन हैं जिसकी वजह से इनका ये Q2 जो है वो थोड़ा सा वीक रहा है, सॉरी Q3 थोड़ा सा वीक रहा है। इन्होंने परसेंटेज टर्म्स में बोला, आई थिंक 20% ये और एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना इन्होंने डिलीवर करा है उससे 20% कंपनी और एक्सपेक्ट कर रही थी, यानी कि 22% की ग्रोथ है, तो शायद 35-40% तक के आसपास का ग्रोथ हमको देखने को मिलता Q3 के अंदर। अब पॉइंट आता है पूरे साल के गाइडेंस का क्या। तो जो इन्होंने पहले गाइडेंस दिया था कंसोलिडेटेड लेवल पे 4500 करोड़ का दिया था, उसमें मतलब ये सारी कंपनीज थी, जो इनका खुद का ईएमएस बिजनेस है वो भी इंक्लूडेड था, जो ओसैट वाला इनका आना है Q4 में वो भी, और एचडीआई पीसीबी अगेन Q4 में आना है वो भी, एंड इसके साथ में जो एक्विजिशन इन्होंने किया था ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक कनाडा की जो कंपनी है उसका भी, वो सब मिला करके इन्होंने 4500 करोड़ का गाइडेंस दिया था। जो कोर ईएमएस बिजनेस है इनका, उसका गाइडेंस था 4300 करोड़। सो अब कंपनी ने क्या किया है, इनका कहना है कि जो ये ओसैट वाला जो हमारा प्लांट है सानंद में जो आ रहा है, ऑपरेशनलाइज हो रहा है, फिर जो एचडीआई पीसीबी वाला प्लांट है,
इसमें हम अननेसेसरी कोई प्रेशर नहीं डालना चाहते इस साल के अंदर, FY26 के अंदर। तो अभी जो हम गाइडेंस दे रहे हैं ना, उसमें सिर्फ हम कोर ईएमएस बिजनेस का दे रहे हैं, जो इन्होंने 4300 से कट करके 4100 करोड़ कर दिया है। मतलब वैसे कंसोलिडेटेड लेवल पे आप बात करो तो 45 था पहले, जो कोर ईएमएस था उसका 4300 था। तो एक तरीके से 200 करोड़ गाइडेंस कट किया, कंसोलिडेटेड लेवल पे 400 करोड़ का गाइडेंस कट कर दिया, क्योंकि अब इनका गाइडेंस है 4100 करोड़। सो 4100 करोड़ पूरा कोर ईएमएस बिजनेस से ये टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो फोर्थ क्वार्टर आपका चल रहा है अभी, जनवरी फरवरी मार्च, इसमें कंपनी 1700 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है। 9 मंथ्स में इनके 2400 करोड़ हुए, 1700 करोड़ Q4 में आएगा। इसका मतलब लास्ट ईयर के Q4 के कंपैरिजन में लगभग कंपनी 80 से 90% से ग्रो करने को देख रही है फोर्थ क्वार्टर के अंदर, ये Q4 के अंदर। तो इनका 4100 करोड़ का गाइडेंस होगा। यानी कि पहले जो इनका ग्रोथ का टारगेट था 55-57% के आसपास, अब वो कम होकर के हो गया आपका लगभग 50% के आसपास। तो ग्रोथ गाइडेंस कट हुआ है कंपनी का। ये एक्चुअली लास्ट ईयर भी हुआ था, अगर आपको याद हो Q3 में इनका रिजल्ट आया था, ऐसे ही मार्केट को शॉक लगा था और ठीक ठाक पनिशमेंट हुआ था, मतलब स्टॉक काफी गिरा था, 15-20% का करेक्शन देखने को मिला था। तब इन्होंने वो जो स्मार्ट मीटर की कंपनी है ना स्क्रैम को, उसको एक्वायर किया था। तो मैनेजमेंट का बोलना था क्योंकि स्मार्ट मीटरिंग एग्जीक्यूशन इंस्टॉलेशन हमारे लिए नया है, तो इसलिए 100 से 200 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो हमारा पोस्टपोन हो गया, मतलब FY25 में नहीं आएगा, FY26 में आएगा। इसीलिए इन्होंने लास्ट ईयर के गाइडेंस को भी कट किया था, यही 100-200 करोड़ से। सेम आप देखोगे इस साल भी कंसोलिडेटेड लेवल पे तो हालांकि 400 करोड़ से इन्होंने कट किया। तो एक तो ये हो गया गाइडेंस वाला पार्ट। फिर वर्किंग कैपिटल पे भी इन्होंने गाइडेंस दिया, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं जो बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया पीसीबी वाले अपने बिजनेस को लेकर के। सो इनका कहना है जो HDI पीसीबी का हमारा प्लांट आ रहा है ना, उसमें मार्केट जो है और एनालिस्ट है वो उसको ऐसे मतलब एक तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि 1500 करोड़ के आसपास का हम कैपेक्स कर रहे हैं, तो एसेट टर्न जैसे हमने सिरमा का देखा 1.5 या 1.7, तो उतना हमारा रेवेन्यू पोटेंशियल है। लेकिन हमारे केस में वैसा नहीं है। जो हम ये पीसीबी HDI पीसीबी का प्लांट लेकर के आ रहे हैं, मल्टी लेयर पीसीबी HDI पीसीबी, ये आपकी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती है, जैसे डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, रेलवे हो गया, इन सारी इंडस्ट्रीज में यूज होती है। और ये हमारे लिए ना, मतलब अगर आप इनका रेवेन्यू, एक तरीके से रेवेन्यू मैट्रिक इन्होंने बताया 1:9 का रेवेन्यू पोटेंशियल है। 1:9 का मतलब क्या है, इनका कहना है पीसीबी का जो बिजनेस है, अगर उसमें 1 रुपी का हमको ऑर्डर आता है ना, 1 रुपी का रेवेन्यू उसमें हमको आता है, जब हमारी ये पीसीबी का मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें 1 रुपीज का अगर वो रेवेन्यू आएगा, वो रेवेन्यू ईएमएस बिजनेस में 9 टाइम हमको और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। यानी 1 रुपीज का रेवेन्यू पीसीबी बिजनेस में इज इक्वल टू 9 रुपीज का बिजनेस ईएमएस बिजनेस के अंदर। कैसे होगा ये समझो। तो कंपनी बोल रही है जो हमारे क्लाइंट्स हैं, अगेन ये सारे एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्रीज के, ये जो क्लाइंट्स होते हैं ना, ये एक कम सप्लायर के साथ में काम करना प्रेफर करते हैं। मतलब इनकी प्रेफरेंस ये नहीं होती कि हर एक छोटे छोटे चीज के लिए आपने मल्टीपल सप्लायर रखा हुआ है। तो अभी काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे जो ईएमएस में हमको ज्यादा बिजनेस नहीं देते, बहुत कम बिजनेस देते हैं, कभी कभी देते हैं। क्योंकि मतलब वही है ना कि उनका प्रेफरेंस होता है कि जो कंपनी से वो पीसीबी ले रहे हैं, मतलब अभी ये केन्स क्या करता है, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग तो करता नहीं है, पीसीबी की असेंबली करता है। जो कंपोनेंट्स वगैरह उस पर लगने होते हैं, आपके कैपेसिटर, रजिस्टर, चिप्स वगैरह, वो सब लगाता है, उसको टेस्ट करता है और क्लाइंट को सप्लाई करता है। अब जब इनका ये पीसीबी का प्लांट आ जाएगा, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का, तो कंपनी का कहना है कि हमारे जो ऑर्डर बुक है ना, वो और फास्ट रेट से ग्रो करेंगे। और हमको बहुत सारे ऐसे क्लाइंट जो अभी ऑर्डर नहीं देते हैं, हम उनके ना एक तरीके से प्रेफर्ड सप्लायर बन जाएंगे। यानी कि वो हमको पीसीबी का भी ऑर्डर देंगे और उसके साथ में ईएमएस का भी काम करवाएंगे। तो उससे होगा क्या, पीसीबी का ऑर्डर आया मान लो 100 करोड़ का किसी एक क्लाइंट से, हम पीसीबी उसमें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब वो क्लाइंट बोलेगा कि जब पीसीबी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो ईएमएस का काम भी आप ही कर दो, यानी उस पर वो जो असेंबली टेस्टिंग वगैरह करना है वो भी आप ही कर दो। तो पीसीबी का ऑर्डर आया सिर्फ 100 करोड़ का, लेकिन उसके साथ में वो हमारे लिए 900 करोड़ का ईएमएस का बिजनेस भी लेकर के आएगा। तो ये है 1:9, यानी कि 1 रुपये का रेवेन्यू आएगा हमारे पीसीबी में, वो 9 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट करने का पोटेंशियल लगता है हमारे ईएमएस बिजनेस के अंदर। तो ये 1500 करोड़ का जो हम कैपेक्स कर रहे हैं ना, इसको आपको 1:9 देखना चाहिए। यानी कि इन टोटल ये 15,000 करोड़ का रेवेन्यू हमारे लिए जनरेट कर सकता है। 1500 करोड़ का कैपेक्स कैसे, अब देखो 1500 करोड़ का कैपेक्स किया पीसीबी प्लांट के ऊपर, तो उसमें से आपका 1:9 जैसे हमने डिस्कस किया, तो 1500 करोड़ का अगर पीसीबी का प्लांट है, उसका बिजनेस आया, उसका 9 टाइम वो ईएमएस में जनरेट कर रहा है, तो 13,500 करोड़ का आपका पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग से ईएमएस के अंदर बिजनेस आ रहा है, और उसके साथ में आपका 1500 करोड़ का ये पीसीबी का भी आ रहा है। तो इन टोटल कंपनी का कहना है कि 15,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल हमारे लिए बन जाएगा जब भी ये प्लांट हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा। Q4 में इनका कहना है कि जो भी अप्रूवल थोड़ा बहुत पेंडिंग था वो हमारा अप्रूव हो चुका है, तो ये आने वाले टाइम में 15,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल लगता है। तो ये ओवरऑल इन्होंने पीसीबी पर बताया है।
फिर कंपनी का वर्किंग कैपिटल, अब वर्किंग कैपिटल जैसे हमने कल देखा था और बढ़ ही गया है कंपनी का फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। तो एक तो इनका कहना है कि क्योंकि हमारे सेल्स के नंबर कम हुए सेकंड क्वार्टर में, जितना सेल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना सेल्स हुआ नहीं, तो इन्वेंट्री हमारी पड़ी रह गई, इन्वेंट्री डेज हमारे बढ़ गए, जिससे वजह से वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। बट उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है रिसीवेबल डेज। रिसीवेबल डेज आप देखो 1120 करोड़ का रिसीवेबल है कंपनी की बैलेंस शीट पे, जबकि आप इनका अगर पूरे साल का प्रॉफिट देखोगे तो 300 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं था कंपनी का एंड 1100 करोड़ का रिसीवेबल। और रिसीवेबल इनफैक्ट इस क्वार्टर में और बढ़ गया, एक एनालिस्ट ने इनको पूछा भी, सो इनका रिसीवेबल अभी इन्होंने 1200 करोड़ समथिंग बताया, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिसीवेबल कंपनी के और इंक्रीज हो गए। बट ये सारी चीजों के बाद में भी ना मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस मेंटेन रखा है नेट वर्किंग कैपिटल के ऊपर। तो इनका कहना है नेट वर्किंग कैपिटल हमारा लास्ट ईयर था 85 डेज के आसपास, इस साल सेम गाइडेंस हम मेंटेन कर रहे हैं, या तो 85 डेज होगा या 85 डेज से भी कम हम इसको एंड करेंगे FY26 के अंदर। प्लस कैश फ्लो कंपनी का कहना है जैसे हमने बोला था पॉजिटिव होगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा FY26 के अंदर। यानी कि इतना सारा रिसीवेबल इन्वेंट्री जो कंपनी के बैलेंस शीट पे अभी है, कंपनी Q4 में इस सबको मतलब ऑप्टिमल लेवल पे लाने का प्लान कर रही है। गाइडेंस इन्होंने दिया है कि कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। और कैश फ्लो पॉजिटिव सिर्फ Q4 में नहीं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर Q4 का क्वार्टर आप देखोगे उसमें कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ है, नहीं, कंपनी कह रही है फुल ईयर FY26 के बेसिस पे, कंसोलिडेटेड नंबर के बेसिस पे हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव होगा। हालांकि स्टैंड अलोन जो बिजनेस है इनका, उसका कैश फ्लो अभी भी पॉजिटिव है, बट फुल ईयर में अभी ये क्योंकि रिसीवेबल इतने पड़े हुए हैं, तो वो कंपनी कह रही है ईयर एंड तक हमारा क्लीन हो जाएगा। तो वो गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। कैसे क्लीन होगा, वही सेम चीज आपका सप्लाई चेन फाइनेंसिंग और बिल डिस्काउंटिंग। बेसिकली किसी बैंक एनबीएफसी के साथ में मिलकर के जो इनके रिसीवेबल इनवॉइसेस है कंपनी उसको सेल करेगी, वो बैंक एनबीएफसी इनको अभी कैश दे देगी बीच में थोड़ा सा मार्जिन कट करके, और मतलब इनके क्लाइंट से जो पैसा आना था केन्स को, वो केन्स को ना दे करके बाद में वो बैंक को देगा। तो इस तरीके का वो ये डीलिंग वगैरह करेगी कंपनी। इसमें से 60 करोड़ ऑलरेडी इन्होंने कर दिया, बट ये सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने कर दिया था, तो Q3 में कुछ खास इसमें प्रोग्रेस हुआ नहीं है। सारा का सारा जो एग्जीक्यूशन है वो कंपनी का Q4 के लिए पेंडिंग है। एक्चुअली एनालिस्ट ने इनको पूछा भी कि आप मतलब आप ग्रोथ का प्रेशर अगर आप देखोगे तो आप पे कितना ज्यादा बढ़ गया है फोर्थ क्वार्टर में, प्लस आपको ये वर्किंग कैपिटल भी पूरा इंप्रूव करना है फोर्थ क्वार्टर में, तो इसको लेकर के आप फील कैसा कर रहे हो। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि फील क्या, मतलब प्रेशर तो है ही, बहुत ज्यादा प्रेशर है जब इतने हाई रेट पे ग्रो करना होता है। लेकिन इनका कहना है ये हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर चीजें नहीं चलती है हमारे बिजनेस के अंदर, और बहुत सारी चीजें थोड़ी सी डिले हो जाती है। तो फुल ईयर पे जो हमारा टारगेट है वो हमने मेंटेन करा हुआ है। फिर वो स्मार्ट मीटर वाले बिजनेस को लेकर की भी जो कोटक ने वो रिपोर्ट कोट किया था, उसमें कुछ चीजें बिल्कुल ठीक थी। जैसे आप देखोगे ईएमएस बिजनेस का ग्रोथ अगर आप देखोगे ना इनका फर्स्ट 9 मंथ में, तो बहुत ठंडा रहा है, आई थिंक 15-10% के आसपास की ग्रोथ है। ज्यादा जो इनका ग्रोथ आया है वो स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस से आया है। तो मार्केट को उसी का तो डर है ना कि वो बिजनेस अगर आप आगे चल के उसी पे डिपेंडेंसी रही आपकी, तो वर्किंग कैपिटल तो आपका कभी सॉल्व ही नहीं होगा। इस साल चलो ठीक है आप बैंक वगैरह को देकर के बिल डिस्काउंटिंग कर रहोगे, नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, मतलब सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी बिजनेस के अंदर। तो इन्होंने जैसे उस दिसंबर वाले कॉन कॉल में भी बोला था कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्मार्ट मीटरिंग वाला बिजनेस है इसका मॉडल शिफ्ट कर रहे हैं। मॉडल शिफ्ट कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि इस बिजनेस को बंद कर रहे हैं। स्मार्ट मीटरिंग में क्या होता है, एक तो है एएमआईएसपी। एएमआईएसपी का मतलब होता है आई थिंक एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस या सॉल्यूशन प्रोवाइडर, जो भी इसका फुल फॉर्म है। इस मॉडल के अंदर क्या होता है ना, जो ये स्क्रैमको इनकी सब्सिडरी, अच्छा स्क्रैमको का इन्होंने नाम भी चेंज कर दिया, कुछ और नाम कर दिया उसका, पता नहीं कोई नाम अब उन्होंने इसको चेंज कर दिया है। तो इस वाले मॉडल में क्या होता है, जो इनकी सब्सिडरी है स्क्रैमको, ये ना स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का काम करती है, डेटा कलेक्शन का काम करती है और पूरा वो मेंटेनेंस का काम करती है। तो गवर्नमेंट इसमें जो पेमेंट देता है ना वो एन्युटी मॉडल में देता है, यानी कि 5 ईयर से लेकर के 10 ईयर्स तक का इसमें टाइमलाइन होता है। हर साल थोड़ा थोड़ा टाइमलाइन पे आपको थोड़ा बहुत जो है वो कैश मिलता रहेगा, जो भी आपका पेमेंट है वो मिलता रहेगा। तो कैश फ्लो काफी लंबे टाइम तक के लिए आपका स्टक हो जाता है इस मॉडल में, एएमआईएसबी मॉडल में। केन्स क्या बोल रहा है, हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो है ईएमएस का, मतलब हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग का काम करते हैं, ओडीएम वाला बिजनेस है हमारा, और हम ईएमएस का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बनाने का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो ये जो इंस्टॉलेशन और ये मैनेजमेंट वाला काम है ना, ये हमारा नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है। ये हमने इस कंपनी को एक्वायर किया था, इन्होंने पहले से वो कमिट किया हुआ था, उसकी वजह से ये हमारे बुक्स के अंदर आ गए हैं। बट अभी हमने 9 मंथ्स के अंदर काफी ज्यादा इसमें से एग्जीक्यूट कर दिया है। तो आने वाले टाइम में अब कंपनी क्या कर रही है, नॉन एएमआईएसपी मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रही है। बेसिकली इनके मैनेजमेंट का पर्पस क्या था कि ये जो इंडिया का पूरा पावर ग्रिड सिस्टम देखोगे, जहां पे नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो इनका टारगेट था उसमें हमको एंट्री चाहिए। उसके लिए इन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, पर इसका मॉडल खराब था। अब कंपनी इस मॉडल को चेंज कर रही है।
कंपनी इसमें क्या करेगी, आगे चल के ना कंपनी स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चर करेगी। मतलब वो जो डिवाइस होता है आपका, वो डिवाइस डिजाइनिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगी, सॉफ्टवेयर खुद ये केन्स का होगा। तो इसमें इनको मार्जिन बेटर मिलेंगे, प्लस वर्किंग कैपिटल भी काफी अच्छा है इस बिजनेस का। इसमें मतलब जैसे आपने ये डिलीवरी करी, जैसे नॉर्मल ईएमएस बिजनेस के अंदर होता है, आप प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, आपको जो पेमेंट है वो मिल जाता है। तो उसमें कैश फ्लो साइकिल कंपनी का इंप्रूव हो जाएगा, और ये सारा मतलब जो मार्जिन वगैरह है वो भी आपके बेटर हो जाएंगे। तो उस मॉडल की तरफ कंपनी शिफ्ट करेगी आगे चल के। अभी ये शॉर्ट टर्म का पेन है, लेकिन आगे चल के कंपनी वो नॉन एएमआईएसपी मॉडल की तरफ शिफ्ट कर लेगी। प्लस इसमें कंपनी का कहना है कि ईएमएस बिजनेस जो है वो 9 मंथ्स में ग्रोथ नहीं दिखा। वही इन्होंने ओपनिंग रिमार्क में भी बोला कि एग्जीक्यूशन स्लो रहा था हमारा और कुछ प्रोजेक्ट डिले हुए हैं। बट Q4 में कंपनी का कहना है ईएमएस बिजनेस से अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस तरीके का पूरा ओवरऑल इनका कॉन कॉल रहा है। बाकी FY28 का जो इन्होंने गाइडेंस दिया था $1 बिलियन रेवेन्यू का, उस गाइडेंस को भी इन्होंने मेंटेन रखा है। अगेन एक एनालिस्ट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मतलब जैसे लास्ट ईयर भी आपने जो गाइडेंस दिया था उसको बीच में मिस कर दिया, फिर आपने गाइडेंस रिवाइज किया। सेम इस साल भी हमने देखा 4500 करोड़ से अब आपने 4100 करोड़ किया है। तो वो जो $1 बिलियन का रेवेन्यू का गाइडेंस है आपका FY28 का, क्या उसमें भी मार्केट पहले से ही मतलब थोड़ा सा एंटिसिपेट कर ले, थोड़ा सा कॉशियस हो जाए कि मतलब वो गाइडेंस थोड़ा सा डिले हो सकता है, या जो आपका टारगेट है उससे थोड़ा सा आप कम अचीव कर सकते हो? अब यहाँ पे मैनेजमेंट का बोलना है कि उस गाइडेंस को लेकर के हम अभी बहुत श्योर हैं। इनफैक्ट इंटरनली हमारा मानना है कि $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू हम टारगेट मतलब डिलीवर कर सकते हैं FY28 तक। वो क्यों? क्योंकि ओसैट और ये जो एचडीआई पीसीबी है, ये दोनों प्लांट आ जाएंगे हमारे पास में। जो कोर ईएमएस बिजनेस है कंपनी का ना, उसका क्योंकि बेस भी अब बड़ा हो गया है, तो उसका ग्रोथ धीरे धीरे अब स्लो होता जाएगा। सो कंपनी का कहना है कि ईएमएस बिजनेस जैसे पहले के सालों में हम देखते थे कि 50-60% से ग्रो करता है, ईएमएस बिजनेस हमारा 30-35% से ग्रो करेगा आने वाले टाइम में। तो जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है ना, वो ये दोनों इंजन जो है हमारे ओसैट प्लस आपका एचडीआई पीसीबी, इनसे आएगा। तो वो जो लगभग 8500 करोड़ का एक इन्होंने टारगेट दिया था $1 बिलियन FY28 तक का, उसमें कंपनी का कहना है कि 1500 करोड़ आएगा ओसैट से, ओसैट बिजनेस से, और 1000 करोड़ आएगा एचडीआई पीसीबी से। तो 2500 करोड़ उनसे आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो लगभग बाकी का जो 6000 करोड़ 6500 करोड़ का रेवेन्यू है वो ईएमएस बिजनेस से आएगा। अब ईएमएस बिजनेस का इस साल के एंड तक कितना रेवेन्यू हो जाएगा? लगभग 4000 करोड़, जो इन्होंने गाइडेंस दिया है 4100 करोड़। इसका मतलब नेक्स्ट 2 ईयर्स में ईएमएस बिजनेस में हमको वही 25-30% की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ आएगा कंपनी का, वो ओसैट और एचडीआई पीसीबी से आएगा। तो इसीलिए मतलब नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए भी एक तरीके से आप देखो तो 45-50% का ग्रोथ कैगर बनेगा कंपनी का कंसोलिडेटेड लेवल पे। तो ये ओवरऑल आउटलुक है, मतलब इन्होंने गाइडेंस दिया है अपना केन्स टेक्नोलॉजी ने। अब डील वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज आप देखोगे तो मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर Q4 में जो ये गाइडेंस इन्होंने दिया है, कमिटमेंट दिया है, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो गया, कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया, और रेवेन्यू गाइडेंस अगर इन्होंने अचीव कर लिया 4100 करोड़ का, तो उस पॉइंट से अगर हम देखें तो डील ठीक लगती है। क्योंकि वैल्यूएशन डी रेटिंग ऑलरेडी हो चुका है ना, 140-150 का पी अब आपका 60-65 के आसपास है। तो फॉरवर्ड पी के बेसिस पे या पैग रेशियो के बेसिस पे आप देखोगे इस तरीके की ग्रोथ से मतलब ओवरऑल डील ठीक है। पर पॉइंट ये है कि मतलब एज एन इन्वेस्टर, अगेन मैं थोड़ा सा बायस्ड हो सकता हूं, लेकिन इस तरीके की जो बिजनेसेस होते हैं ना, जो बीच बीच में थोड़ा सा शॉक देते हैं, मतलब मेरा थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए उसमें इंटरेस्ट चला जाता है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो इन्होंने सरप्राइज दिया है, अब आगे चल के मैनेजमेंट कॉन कॉल में कुछ भी बोले, मतलब जैसे इन्होंने जो चीजें बताई है, जो इसके रीजंस दिए हैं, जो इन्होंने आगे का क्लैरिटी दिया है, वो सब सारी चीजें ठीक है, सारे रीजंस इनके वैलिड है। थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, पर पॉइंट ये है कि लास्ट ईयर भी हुआ था ये, इस साल भी हुआ, फिर एक क्वार्टर पहले अभी दिसंबर में जो वो सारे एलिगेशंस लगे थे, तब भी मैनेजमेंट कॉल में आया था, तब उन्होंने बहुत पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया था। बट अगेन फिर Q3 में वो डिप देखने को मिला। तो ये जो बीच के थोड़े बहुत झटके हैं ना, अगेन मैं इसमें बायस्ड हो सकता हूं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करता है। तो मेरा प्रेफरेंस है कि कुछ टाइम के लिए अगर इस तरीके का कोई बिजनेस है जहां पे बार बार आपको इस तरीके के इशू देखने को मिल रहे हैं, तो बेटर है कि थोड़े टाइम के लिए आप उसको अवॉइड कर दो। और स्पेशली तब जब आपके पास में और अपॉर्चुनिटीज है, जैसे हमने सिरमा को डिस्कस किया। अभी सिरमा का केस क्यों थोड़ा सा बेटर लगता है केन्स के कंपैरिजन में? क्योंकि उनका ग्रोथ गाइडेंस बहुत कंजर्वेटिव है। वो सिर्फ 30-35% का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं, और पूरी ईएमएस इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो 20-25% की ग्रोथ तो पूरे ईएमएस इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 5-7 ईयर्स के लिए। तो अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 20-25% से, उसमें किसी बिजनेस को अगर एक्स्ट्रा 5-10% ग्रो करना है, वो भी जबकि बेस छोटा है, उसमें ज्यादा चैलेंज नहीं है। केन्स के लिए चैलेंज क्या है कि इनको उससे डबल रेट पे ग्रो करना पड़ रहा है सस्टेनेबली। मतलब ऑलरेडी पिछले के कुछ सालों में आप 45-50% से ग्रो कर रहे हो, और अगले 3 साल में भी आपका गाइडेंस उतना ही 45-50% है, जबकि इंडस्ट्री का ग्रोथ 20-25% है। तो आपको ना मतलब उस पर क्या बोलते हैं, ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, उस पर ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। जैसे ये ओसैट हो गया, एचडीआई पीसीबी हो गया,
चीजें अच्छी हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसे आपके कुछ हिकअप्स आते हैं, कुछ इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम आता है। तो उस तरीके का केस है केन्स का। सिरमा है जो आपका कंजर्वेटिव गाइडेंस है 30-35%, और उसमें ऐसा कुछ ज्यादा चैलेंज होना भी नहीं चाहिए कंपनी को, और वर्किंग कैपिटल का कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी उनका है भी नहीं, इनफैक्ट वो आगे चल के बोल रहे हैं और हमारा इंप्रूव भी होगा। तो उस तरीके का केस है। अगर मुझे ईएमएस प्ले करना है तो सिरमा ज्यादा बेटर प्ले लगता है। केन्स मतलब अच्छा बैट है, मतलब जैसे हमने बोला रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी का रिस्क एपेटाइट ठीक ठाक है और ये सारी चीजें ज्यादा वरी नहीं करती कि बीच बीच में जो इनकंसिस्टेंसी होती है, थोड़ा बहुत ये क्या बोलते हैं आप उसको, झटके लगते हैं, थोड़ा बहुत जो बिजनेस सरप्राइज देता है, उससे अगर किसी इन्वेस्टर को प्रॉब्लम नहीं है तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से एक्चुअली में ठीक है। बट फिर ये भी है कि अगर फोर्थ क्वार्टर में फिर से ये चीजें नहीं हुई, थोड़ा बहुत इन्होंने गाइडेंस तो चलो छोड़ो, आप 1700 करोड़ बोल रहे हो, अगर आपने 1500-1600 भी करोड़ भी किया तो भी ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मेन है आपका वर्किंग कैपिटल का। अगर वो एक क्वार्टर के अंदर इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ जितना ये कमिट कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा और एक और बड़ा झटका देखने को मिल सकता है इन्वेस्टर को। तो वही है, मतलब आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। जिस इन्वेस्टर को ये सारी चीजें इतना मतलब वरी नहीं करती है, उसके लिए रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से ठीक लगता है। लेकिन अगर कोई मेरे टाइप का है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, तो मतलब आपके पास में और भी तो ऑप्शंस है, तो उसको भी देख सकते हैं। तो केन्स कुछ टाइम के लिए मतलब मेरे लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला प्ले है। ट्रैकिंग इसका बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन देखना है कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी रहती है, कैसा इंप्रूवमेंट होता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।